तो 11.5 द प्लानिंग प्रोसेस स्टेप इन प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्लानिंग हम लोग किसी भी चीज का करते हैं। लेट्स सी, प्लानिंग इज एन प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस without which it may be difficult to build up proper plans and ensure that implementation such steps are as follows। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्टेप लेने से पहले मतलब एक प्लानिंग किया जाता है जिसके बेसिस पे हर एक एक्टिविटी को एक के बाद एक सेटअप किया जाता है, उसके अंदर के इन डिटेल क्राइटेरिया पे वर्क किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग एक प्लानिंग बोलते हैं। मतलब किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें एक प्लानिंग करना जरूरी है। ठीक है, नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, किसी भी चीज को मतलब वी हैव टू मेक इट सक्सेसफुल, सो वी हैव टू डू प्लानिंग। लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम लोग प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं, किस चीज की वजह से कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के पीछे का, वो हमें पता होना चाहिए। ऑल ऑफ अस नो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम गोल्स दैट इट वांट्स टू अचीव। प्लानिंग एक्चुअली स्टार्ट्स विद डिफाइनिंग दिस गोल्स in more concentrate, clear and unambiguous terms. This enables the management in gaining clarity on what they have to achieve and then plan all activities accordingly. And the establishment organizational objective is a prerequisite for good and meaningful planning. ठीक है, मतलब किसी भी प्लानिंग मतलब किसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कुछ ना कुछ गोल होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप होता है उसका कुछ ना कुछ एक गोल होता है, वो ग्रुप फॉर्म होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका गोल होता है टू अचीव। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, देन इसलिए वो एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है। ठीक है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके मतलब उस प्लानिंग क्या है, इट्स एक्चुअली स्टार्ट विद डिफाइनिंग दिस गोल्स। उसको डिफाइन करना, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना, उसको और ज्यादा क्लियर करना। ठीक है, हम unambiguous terms में। ठीक है, this enables the management in gaining clarity on what they have to achieve। इसमें क्लियरिटी आती है कि हमको क्या अचीव करना है, then plan all activities accordingly। उसके हिसाब से ही फिर सारी एक्टिविटीज को प्लान भी किया जाता है। Hence establishing organization objective is prerequisite for good and meaningful planning। Unambiguous making assumptions, establishing premises about the external and internal conditions, making assumptions about the future environment of business in this is the second step in a planning। ठीक है, मेकिंग assumptions, किसी भी चीज के assumptions करना about the future environment, so वो क्या है, business is the second step in a planning। ये second step है planning का। हमने पहले गोल हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या गोल अचीव करना है, उसके बाद हम लोग assumptions करना स्टार्ट करेंगे, establishing premises। ठीक है, second step होगा ये। For example, it may be assumed that there will not be any change in the tax law। अगर हम लोग ये assume कर लेते हैं कि टैक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, that there will be sufficient fund, हमारे पास sufficient fund भी होगा available to meet a financial requirement। हमारी financial requirement को fulfill करने के लिए हमारे पास sufficient fund भी होगा organization में। These assumptions about the future environment of a business are known as planning premises। ठीक है, ये जो हम लोगों ने assumptions किया, हमने ये assume कर लिया कि in future ऐसा कोई टैक्स एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे फंड हमारे पास अच्छा होगा, जिसकी वजह से हम लोग सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे। This premises may be external or internal। इसको internal भी होती है, external भी होती है। External planning premises related to the conditions outside the business। ये outside होंगे, external जो होंगे वो outside of the business होते हैं, और internal जो होता है premises related to the conditions prevailing within the organization। और इंटरनल जो होंगे वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सारे मतलब कंडीशंस होंगे उसके बेसिस पे होंगे। ठीक है, इंटरनल प्लानिंग प्रीमिसेस इंक्लूड assumptions अबाउट द मार्केट डिमांड। अब इंटरनल में क्या आता है, मार्केट डिमांड आता है, उसके बारे में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। नेचर ऑफ द कंपटीशन, उसके बारे में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। लॉ अफेक्टिंग द बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में कितनी चेंजेस हो रही है वो।
If the management can visualize the likely changes in the external conditions, they can take steps to solve problems arising that form and plan to take advantage of emerging business opportunities. ठीक है? Plans to take advantages of emerging business opportunities. ठीक है? They can take steps to solve problems arising. ठीक है? जो भी problems arise हो रहे हैं at the time of planning advantage of business emerging business opportunities के टाइम, ठीक है, ये सारे जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रहे होंगे उसको सॉल्व करने के तरीके फाइंड आउट करना. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज फॉर एग्जांपल, जैसे कि इफेक्ट द डिसीजन मैनेजर्स टू ग्रेट एक्सटेंट. Advance knowledge of the likely changes in the government policy enables managers to plan their activities more appropriately. ठीक है, अगर कुछ भी एडवांस नॉलेज है so उसकी वजह से क्या होगा, likely to changes in the government policies में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो मैनेजर्स उसको भी, ये सारी एक्टिविटीज को भी प्लान करना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट ने सडनली कोई चेंजेस कर दिए उनके प्लान्स में, सो अकॉर्डिंगली उनको एक्टिविटीज पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे और उस पर मोर अप्रोप्रिएटली वो वर्क करने लगेंगे. इंटरनल प्लानिंग क्या है? प्रीमाइसेस रिलेटेड टू द कंडीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब इंटरनल प्लानिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रीमाइसेस में जो भी होगा कंडीशंस, वो इंटरनल प्लानिंग का पार्ट होगा. दिस कंडीशंस इंक्लूड, जैसे कि कॉस्ट होगा, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होंगी कि कौन सी मेथड से हमें वो प्रोडक्शन करना है, एम्प्लॉइज, टाइप ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ये सारा इंटरनल इन द ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ये इंटरनल प्लानिंग होगी एक्सेट्रा. ऑल दिस कंस्टिट्यूट द इंटरनल रिसोर्स व्हिच डिटरमाइन एज टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज कैपेबल ऑफ अचीव. ये डिटरमाइन करेगा that what the organization is capable of achieving, कितनी कैपेबल है कोई पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए. The study of external conditions enables a business unit to know opportunities available in the market. अगर हम लोग एक्सटर्नल कंडीशंस पे वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए इन द मार्केट. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल. मार्केट में क्या है, हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है टू अ बिजनेस यूनिट. ठीक है, किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए, बट इट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी. पर हर एक अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले सकते. इट हैज टू डिसाइड व्हाट इट विल बी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द लाइट ऑफ व्हाट इट कैन डू. ठीक है, हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट विल बी टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द लाइट ऑफ व्हाट इट कैन डू. एग्जांपल, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनल फैक्टर एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली. इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे और क्या होगा अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे. ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड स्टेप. उसके बाद है थर्ड स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. The next step in the planning is to identify the alternative courses of action to achieve the objective set. For example, to achieve the objective of increasing the profit of the business unit, any one or more of the following alternatives can be used. जैसे कि increase the scale of its existing product, improve the product quality, add new product line, increase the price of the product, reduce the cost. ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस को रेडी रखना, उसके लिए तैयार रहना. ठीक है, अगर एक जो हम लोगों ने प्लान किया है अगर वो फ्लॉप जाता है, सो हमें दूसरा भी रेडी रखना चाहिए कि एट दैट मोमेंट हम लोग उसको यूज करें और हमारा काम है वो कंटिन्यू करें. सो हम लोग को अल्टरनेटिव प्लान्स रेडी रखने पड़ते हैं. जैसे कि इन्होंने बताया कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हमें अल्टरनेटिव प्लान्स रेडी करने पड़ते हैं. जैसे कि इंक्रीज द स्केल को इंक्रीज करना, स्केल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी स्केल को बढ़ाना, या फिर हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा दें, या फिर हम लोग क्या करें कि एक नया प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दे या प्रोडक्ट लाइन कर दे. इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दे. तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों ने अल्टरनेटिव प्लान, एक्शन प्लान करके रखे हैं, एज्यूम करके रखे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस यूनिट, किसी भी बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है. नॉट ओनली वन बट अल्टरनेटिव प्लान्स को रेडी रखना है. इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट भी करना है हमारे जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं. जैसे कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव इज द फोर्थ स्टेप. ये फोर्थ स्टेप होगा इन अ प्लानिंग. व्हेन अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आर देयर बिफोर अ मैनेजर्स. ठीक है, जब भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो, he has to examine the
flexibility and possible result of each course of action before selecting the best course. हमारे पास अलग अलग 4 ऑप्शंस हो, उसमें से हमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है विच विल बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पॉसिबल रिजल्ट होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले जिस पर्टिकुलर को एक को सिलेक्ट करने से। ठीक है, तो वो 3 जो होंगे वो अल्टरनेटिव्स को हमें इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। ठीक है, हम तो इसलिए हमें उन चारों में से किसी एक को बेस्ट कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर्टेन अल्टरनेटिव्स मे नॉट बी प्रैक्टिसेबल, मैनेजमेंट शुड इग्नोर सच अल्टरनेटिव्स, और उसके अलावा के जो भी अल्टरनेटिव्स होंगे उसे इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, नॉट थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द वेजेस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के वेजेस कम करने से नहीं, बट as it may not be workable, जब भी ठीक है प्रॉफिट बढ़ाना हो मैनेजमेंट का, अगर मैनेजमेंट को प्रॉफिट बढ़ाना है उसका, सो मे नॉट टू थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द वेजेस ऑफ वर्कर, वर्कर्स के वेजेस कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, एज इट मे नॉट बी वर्केबल, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इफ द प्राइस आर इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ा दी जाए, the business unit may not be able to face competition, तो business unit क्या करेगा, competition को face नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम लोगों ने अगर price बढ़ाई तो increase the competition in the market, so the management should evaluate each of the remaining alternatives, तो हमें ये सारे alternatives को क्या करना पड़ेगा, evaluate करना पड़ेगा and work out how far they help in meeting the objectives and whether these are workable in the light ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास अवेलेबल जो भी रिसोर्स है उसमें ये वर्केबल है या नहीं, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, अभी हमने क्या किया, इवैल्यूएट किया, हमारे पास जितने भी सारे थे हमने 4th वाले स्टेप में उनको 4 में से एक को सिलेक्ट किया और 3 को इवैल्यूएट किया। अब सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हमने सिलेक्ट किया, आफ्टर इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स द मैनेजर विल सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच गिव्स अ मैक्सिमम बेनिफिट, तो हमने मैनेजर ने क्या किया, एक मैक्सिमम बेनिफिट देने वाले अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया मिनिमम कॉस्ट पे। इन सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव्स, मैनेजर शुड आल्सो कीप इन द माइंड देयर ओन लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्स, अब इस पर्टिकुलर जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्स, उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सो इन मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन अमंग द अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, द मैनेजमेंट विल अल्टीमेटली टू बी गाइडेड बाय, ये एक फाइनल करते वक्त उसको कैसे कैसी चीजों पे ध्यान रखना है, जैसे कि द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ से हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है उस पे भी ध्यान देना है, प्लस द एबिलिटी ऑफ बिजनेस यूनिट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज, और बिजनेस यूनिट कितना कैपेबल है, ठीक है, उसकी कितनी एबिलिटी है कि हम लोग उस पर्टिकुलर उस अल्टरनेटिव को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज ले सके ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज, उस अपॉर्चुनिटी का कितने ज्यादा से ज्यादा तरीके से उसका एडवांटेज ले पाए। अरेंजिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर द मैनेजमेंट हैज फाइनलाइज्ड देयर चॉइस, ठीक है, उसको अरेंज करना है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो अब मैनेजर ने जब एक मैनेजमेंट ने एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर लिया है, चूज कर लिया है, इट शुड बी बुल्ड अप द नेसेसरी स्ट्रेटजी, उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, एक्शन प्लान्स बनाना पड़ेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, उस पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए इन ड्यू कंसल्टेशन विद ऑल द की पर्सनल हु आर टू बी इंप्लीमेंटेड, जिसके साथ इंप्लीमेंट करना है, जिसके लिए इंप्लीमेंट करना है, उन सबको उनके साथ डिस्कस करने के बाद, उसके साथ कंसल्ट करने के बाद इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो दिस आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। Let's see 11.6. 11.6 types of plans. We have different types of plans. First is objective. Objectives are the end result. Objectives क्या है? End result है. Towards which all the activities are directed. जैसे कि example, it can be the objective of organization to impact training in the cloth printing to 1000 person. क्लोथ प्रिंटिंग में 1000 पर्सन को इन अ ईयर उनको क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है इन द ईयर। एज फार एज पॉसिबल द ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स, शुड बी अचीवेबल, ठीक है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। लेट्स सी द स्ट्रेटजी टू एग्जिस्ट इन द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जिस्ट करना है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, to face the competition in the market, competition को भी फेस करना है मार्केट में, plans that are formulated are called strategies। तो इन
जो भी मार्केट में जो हमें कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनके साथ हमें जो भी चैलेंजेस को फेस कर रहा है एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से, सो जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो वो सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है जो भी हम लोग एक्शन प्लान डिसाइड कर रहे हैं। स्ट्रेटजीज रिफर टू द प्लान्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय कंसीडरिंग द मोर कॉम्पिटिटर्स फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, किसी भी रिसोर्स का उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, इस प्लान को प्रिपेयर करना बाय कंसीडरिंग द मोर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, किसी भी रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। स्ट्रेटजी इज टू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान is a comprehensive plan which indicates the desired future organization। फ्यूचर का डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन में प्लान इंडिकेट करता है। स्ट्रेटजी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है which indicates, वो इंडिकेट करता है डिजायर्ड फ्यूचर, हमारा हमने जो फ्यूचर में डिसाइड किया हो वैसा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल है, टाटा adopted the strategy of attracting even middle income group to purchase the cheaper car nano। अब जैसे टाटा वालों ने क्या किया कि इवन मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है, मिडिल क्लास ग्रुप ऑफ पीपल है, वो लोग भी चीपियर कार्स परचेस करें और कार परचेस कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या प्रेजेंट किया? नैनो। Because of the labor turnover, IT companies adopted the strategy of appointing not only engineers but also graduates from maths and physics discipline। ठीक है, IT कंपनीज ने भी क्या स्टार्ट किया? स्ट्रेटजीज लगाई कि अपॉइंट करना है सिर्फ इंजीनियर्स को नहीं बट ग्रेजुएट्स फ्रॉम मैथ्स एंड फिजिक्स, जिसने फिजिक्स और मैथ्स में कंप्लीट किया हो डिसिप्लिन्स फॉलो कर उन्होंने इनको भी अपॉइंट करना स्टार्ट किया IT कंपनीज में। थर्ड वन इज पॉलिसी। अ पॉलिसी इज जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है जो गाइड करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। decides the boundaries within which the decision can be made। सारी बाउंड्रीज प्रेजेंट करते हैं जिसमें हम लोग जिसमें हमको डिसीजन लेना हो। वो पॉलिसीज डायरेक्ट डिसीजन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो हमें डायरेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बोले एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव अ पॉलिसी ऑफ गिविंग ट्रेनिंग ओनली टू द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड मोर देन 60% ऑफ मार्क्स। जिन कैंडिडेट्स ने 60% से ज्यादा मार्क्स परसेंटेज अचीव किए हैं उन लोगों को ही वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। इस तरीके का कुछ हम लोगों ने एक डिसीजन बना दिया। ठीक है, ये पॉलिसी बना दी कि जिसमें 60% से ज्यादा मार्क्स जो सिक्योर कर रहा है जो भी कैंडिडेट, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोसीजर क्या है? आर प्लान्स व्हिच डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क। प्रोसीजर है कि किसी भी वर्क का सीक्वेंस हम लोग बनाते हैं। वो work performance, its procedures are decided in advance, everyone can follow the same। for example, the producer for giving training to candidates in organization। procedure क्या है? giving training देना candidates को in the organization, वो एक procedure होगा। collect the application, जैसे कि हमने बताया उनके application को collect करना, collect the application from the candidates, फिर उनके scores को verify करना। ठीक है, marks हर एक के एक दूसरे के साथ compare करना, वेरीफाई द एरिया ऑफ ट्रेनिंग नीडेड बाय ईच इंडिविजुअल, और वो कौन से फील्ड में उसको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, वेरीफाई करना, जैसे कटिंग में देनी है, मेजरिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ स्टिचिंग। ठीक है, कहाँ पे ट्रेनिंग उसको जरूरत है। कलेक्ट द फीस, उन लोग के पास से फीस कलेक्ट करना। डिसाइड द स्टिपेंड टू बी गिवन टू ईच कैंडिडेट। सेंड लेटर्स इंटीमेटिंग द डेट एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, उनको लेटर्स भी भेजना, डेट और पीरियड पता चले उसमें। कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करने ऑन कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग को कंप्लीट करते वक्त। और इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट टू ईच पार्टिसिपेंट्स, और हर एक पार्टिसिपेंट्स को एट लास्ट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना। Fifth one is methods। Methods is that plan which determines how different activities of the procedure are completed। Methods क्या है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी है वो किस तरीके से डिफरेंट है ऑफ द प्रोसीड्यूर और वो कैसे कंप्लीटेड हुई है। अ मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप्स बट ओनली टू वन स्टेप। हर एक स्टेप से मेथड इज नॉट रिलेटेड बट क्या है? ओनली टू द वन स्टेप ऑफ द प्रोसीड्यूर। One best method is selected in which a worker feels minimum fatigue and there is increase in the productivity। ठीक है, एक ऐसी वर्क मेथड को सिलेक्ट करते हैं जिसमें जो वर्कर है वो फैटिग फील करता है, feels
देयर इज इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या होता है, वो कंफर्ट जोन फील करता है इस मेथड में, जिसमें वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाता है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती रहती है। मेथड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लोथ कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय लेबर इंटेंसिव मेथड, क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करना है लेबर इंटेंसिव मेथड से, and capital intensive method, but most efficient is one which will use least amount of scarce resources. The method of car driving training can be by using a car or by using a computer software in the initial period of training. Method of car driving training कैसा होता है, इसमें can be using a car को यूज करके by using the computer, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग के इनिशियल पीरियड्स में। रूल क्या है, रूल क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट इज टू बी डन। इसके वजह से क्या इंडिकेट होता है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, व्हाट इज नॉट टू बी डन, और क्या नहीं करना, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। In the particular situation, strict actions can be taken against the person who violates the rules. जो भी rules को तोड़ता है, उसके against काम करता है, उसके खिलाफ strict actions भी लिए जाएंगे against the person who violate the rules. Rules are guidelines designed to guide behavior. For example, मतलब किसी भी particular person को behavior किस तरीके से करना है उसके लिए guide करता है। जैसे कि there can be a rule of keep silence in the library, no smoking in the factory. इस तरीके का रूल होता है, जैसे कि keep silence in the library, जब भी हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमें साइलेंस रखना है, प्लस no smoking in the factory, फैक्ट्री में स्मोक करना अलाउड नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है बजट, इज a statement of accepted result expressed in the numerical terms. ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्सेप्टेड रिजल्ट हमें पता चलता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। बजट इज टाइप ऑफ प्लान, एक टाइप ऑफ प्लान है, एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स प्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स के बेसिस पे, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे, मशीन्स आवर्स के बेसिस पे, एक्सेट्रा। बजट्स आर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट इंडिकेटिंग एक्सेप्टेड रिजल्ट्स एंड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, रिजल्ट होंगे required for achieving the goal, वो प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, कैश बजट एस्टिमेट्स द एक्सेप्टेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश की वजह से क्या पता चलेगा, कैश बजट की वजह से हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। So here one is 8th one. Program. A program is a plan laying down the what, how, who and when of accomplishing a specific job. एक specific job को कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, कौन करेगा और कब करना है, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, ये एक इसको हम लोग प्रोग्राम बोल सकते हैं। एक ये हम लोगों ने प्लान बनाया। तो प्रोग्राम्स आर मोड टू गेट सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली वर्क करना, उसे हम लोग प्रोग्राम बोल सकते हैं। प्रोग्राम इज टू स्मिच डिजाइन टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करते हैं, एक स्मिच है, ठीक है, डिजाइन टू अकॉम्प्लिश, वो हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं किसी चीज को हम लोग अचीव करें, ठीक है, उसको हर एक एक्टिविटीज को स्पेसिफिकली सिस्टमैटिकली प्लान करें। इट स्पेल्स आउट क्लियरली द स्टेप्स टू बी टेकन, कौन से स्टेप्स लेने हैं उसको क्लियरली वो प्रेजेंट करता है। रिसोर्सेज टू बी यूज, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, एंड टाइम पीरियड विद इन विच इट टास्क इज टू बी कंप्लीटेड, और टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड में हम उस टास्क को कंप्लीट करना है। A program usually includes a set of objectives, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, पॉलिसीज बनाना, प्रोसीड्यूर्स बनाना, मेथड्स प्लान करना, बजट प्लान करना, एक्सेट्रा। एग्जांपल, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट को डेवलप करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, उसका एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम करना, ये सारा चीजें क्या है, एक प्रोग्राम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लान्स 11.6।
11.7 organizing. Organizing is the next important function of the management, ठीक है, after the planning. You know that in case of planning, a manager decides what is to be done. ठीक है, प्लानिंग के टाइम मैनेजर क्या डिसाइड करता है कि हमें what is to be done in a future. फ्यूचर में हमें क्या करना है. In case of organizing, he decides on way and means through which it will be easier to achieve what has been planned. Suppose it is planned to start a new plant for a soft drinks. Soft drinks के लिए हम लोगों ने एक new plan setup किया. To start a new plan for a soft drinks within a 6 months. 6 months में start करना है, ठीक है. The immediate task for the manager then is to identify and assign the various tasks involved and devise structure of duties and responsibilities so that things move smoothly. जिसकी वजह से हर एक चीज स्मूथली चलती रहे, सारी ड्यूटीज सौंपे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपते रहे, ठीक है, डिवाइड करें, उन्हें असाइन किया जाए, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव all these tasks from part of organizing functions. The organization refers to the process of identifying and grouping the work to be performed. ठीक है, identify करना, grouping the work को grouping करना कि कौन सी चीजें को करना है. Defining and determining responsibilities, हर एक को उनके responsibilities distribute करना, authorities देना for each job positions, हर एक job position के हिसाब से. Establishing relationship among various job positions. इन सभी के बीच में establish करना relationship among the various job positions. Determining detailed rules and regulations of working for individual and group in the organization. हर एक को rules and regulations का पता चले, उस तरीके से सभी को explain करना of working किस तरीके से करना है, उसके rules and regulations हर एक individual को और group को पता चले. Let's see importance of organizing. Organizing is initial because it facilitates administration as well as operation of enterprise by grouping work and people properly. Production increases. ठीक है, grouping करने से grouping work and group में work करने से and people properly production increases. ठीक है, overload of वर्क इज चेक. अगर ओवरलोड हो रहा है वर्क का तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं. वेस्टेज को हम लोग कम कर सकते हैं. एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड. और उसी वर्क का डबल टाइम अगर सेम वर्क हो रहा है तो उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल, और इफेक्टिवली डेलीगेशंस पॉसिबल हो पाएंगे. सेकेंडली, organizing facilitates growth and diversification of activities through clear division of work. It helps in developing a proper organization structure, and the extent and nature of decentralization can be determined. In addition to above, organizing also provides for the optimum use of technical and human resources. Organizing to provide for the optimum use of technical or human resources का, ठीक है. It also encourages creativity, enhance interactions among the different levels of management, which leads to unification of efforts to all. ठीक है. Proper organizational structure बनाने में हेल्प रहता है. नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक का वर्क को डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है. ये सारी चीजें इसका पार्ट है. लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, पर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं. एवरी एंटरप्राइज इज क्रिएटेड विद अ स्पेसिफिक पर्पस. हर एक एंटरप्राइज बनता है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, ठीक है. Based on this, the activities involved can be identified. जो भी activities इसमें involved है उसको हम लोग identify कर सकते हैं. जैसे कि in manufacturing firm, एक firm में कोई product manufacture हो रहा है, producing goods जहाँ पे produce हो रहे हैं,
सेलिंग देम, उनको सेल भी किया जाता है, आर द मेजर एक्टिविटीज। ठीक है, ये सारी क्या है, मेजर एक्टिविटीज है इन द एडिशन टू रूटीन एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अलावा कि इसके रूटीन एक्टिविटीज क्या होंगी, पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉय, राइजिंग लोन्स, लोन्स को खरीद करना। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लोन्स लेना, पेइंग टैक्स, टैक्स पे करना टू द गवर्नमेंट, etc. These activities vary when the organization is serving concern and trading firm. ठीक है, इस तरीके की सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है जब भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग फर्म है, ठीक है, कंसर्न है, सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ है। Therefore, it is initial to identify various activities. इसलिए क्या जरूरी है, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना in of them enterprise. Let's see grouping of activities. एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कैसे करना है। Once activities are identified, एक बार अगर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो गई है, then they need to be grouped, और फिर उसके बाद उसको ग्रुप किया जा सकता है। They are grouped in different ways, उनको different ways में ग्रुप किया जाता है। The activities which are similar in the nature, जो एक्टिविटीज नेचर में सिमिलर है, can be grouped as one and separate departments can be created. उनको क्या किया जा सकता है, उन सबको एक ग्रुप में किया जा सकता है और सेपरेट डिपार्टमेंट्स भी किए जा सकते हैं, can be created. For example, activities undertaken before sale of product. जो भी एक्टिविटीज हम लोग से एक प्रोडक्ट को सेल करने से पहले हम लोग प्लान करते हैं, ड्यूरिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड आफ्टर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से एट द टाइम ऑफ सेल और उसके बाद भी हम लोग इसको ग्रुप, ये सारे फंक्शंस को ग्रुप कर सकते हैं, फंक्शंस को ग्रुपिज्म इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर्मली ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैन बी ग्रुप्ड इनटू द मेजर फंक्शंस लाइक परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा, एंड ईच फंक्शन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस स्पेसिफिक जॉब्स। और हर एक फंक्शन को वेरियस स्पेसिफिक जॉब्स में हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं कि ऑथोरिटी को डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, रिस्पांसिबिलिटी को असाइन करनी। Having completed exercise of identifying, grouping and classifying all activities into specific job, they can be assigned to the individual to take care of. ठीक है, मतलब हर एक एक्टिविटी के बारे में हमने इन डिटेल हमने सर्च कर लिया, उसके बारे में जान लिया। उसके बाद का क्या होगा कि उन एक्टिविटीज के लिए, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हर एक पर्सन को असाइन करना है कि उनको कौन सी एक्टिविटी करनी है। ठीक है, वो चीज का असाइन करना है उनको इन अ स्पेसिफिक जॉब। They can be assigned to individuals to take care of activities को ध्यान रखने के लिए उनको असाइन किया जा सकता है हर एक इंडिविजुअल को। Granting authority, authority को ग्रांट करना on the basis of responsibilities, responsibility के बेसिस पे given to the specific individual, they are also to be given necessary authorities। उसके साथ-साथ में अगर responsibilities दे रहे हैं उसके साथ-साथ में उसको कुछ ना कुछ authority भी देनी पड़ती है। ठीक है, ensure that the effective performance, क्योंकि वो उसका effectively performance कर सके। उसको अगर हमने कुछ वर्क करने के लिए दिया है तो वो पर्टिकुलर पर्सन को हमें ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी कि अगर इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, this is a very important job of the management as everybody in the organization should know as to whom and he and she is to be report, thereby establishing a structure of relationship. By doing so relationship becomes clear and delegation is facilitated। ठीक है, हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सन है उसके अपर लेवल पे जिसको उससे रिपोर्ट करना है। ठीक है, हियर इज अ प्रॉपर वर्क जिसका उसे रिपोर्ट करना है। उसने जो भी वर्क किया है उसको पर्टिकुलर पर्सन को रिपोर्ट करना होता है कि दैट दिस वर्क इज डन बाय मी। ठीक है, कि भाई मैंने आज ये वर्क किया एंड दिस बाय दिस मेथड। ठीक है, तो कोई ना कोई पर्सन, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, रिलेशनशिप मेंटेन होगा और वर्क एलोकेशन, डेलीगेशन ऑफ वर्क भी अच्छे से स्मूथली चलता रहेगा, जिसकी वजह से हर एक पर्सन इफेक्टिवली वर्क करता रहेगा। ठीक है, so here this topic is also completed। Process of organizing। 11.10 organization structure। Let's see। The process of organization accumulates into an organizational structure which constitutes network of job position and authority relationship among the various positions. The various factors that are usually taken into consideration of designing a good organization structure are job specification,
डिपार्टमेंटेशन हो अच्छे से, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से डेवलपमेंट हो, रिलेशनशिप अच्छे से क्रिएट हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजों पे वर्क किया जाता है। द होल स्ट्रक्चर टेक्स द शेप ऑफ पिरामिड। ठीक है, लुक एट द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट फॉलो। जैसे कि broadly indicates that the task assigned, the hierarchical relationship and the pattern of communication coordination based on the arrangement of activities। ये किसके बेसिस पे होगा? एक्टिविटीज जैसे अरेंज की होंगी वैसे। Two most commonly used form of organizational structure are functional structure। ठीक है, एक functional structure होता है, divisional structure होता है। Let's discuss functional structure। An organization structure formed by a grouping together activities, all the activities into functional departments। functional departments में हर एक एक्टिविटी को formed by grouping together all the activities and putting each department, और हर एक डिपार्टमेंट को under one coordinating head, एक coordinating head के अंदर रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं functional structure। ठीक है, उन सारी एक्टिविटीज को एक जन हैंडल कर रहा होगा। Thus, in any industrial enterprise, the functions like manufacturing, marketing, finance, personnel, many constitutes the major separate units, departments of enterprise। ठीक है, बहुत सारे एंटरप्राइज में ऐसा होता है कि हर एक एक्टिविटीज को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, मार्केटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंस है, पर्सनल है, many constitutes the major separate डिफरेंट सेक्टर्स में, डिपार्टमेंट्स में उसको रखा जाता है ऑफ द एंटरप्राइज। एंड इन केस ऑफ लार्ज रिटेल स्टोर परचेजिंग सेल वेयरहाउसिंग मे बी अ मेजर यूनिट। ये सारे मेजर यूनिट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द मेजर यूनिट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स, और उन मेजर यूनिट्स को भी सब यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, The manufacturing department may be subdivided into store। Manufacturing department को भी डिवाइड किया होता है, जैसे कि stores है, repairs, maintenance, production, etc। इन सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। Let's come directly to the functional structure। So chief executive, सबसे पहले CE होते हैं, ठीक है, chief executive। उसके अंडर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, फिर पर्सनल डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, ये डिफरेंट 4 डिपार्टमेंट्स। अब उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जैसे कि प्रोडक्शन के अंदर वर्कशॉप है, स्टोर है। ठीक है, अब प्रोडक्शन, स्टोर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड सब यूनिट्स, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा मार्केटिंग अगर बात करें तो मार्केटिंग का है प्रोडक्शन, सेल एंड सब यूनिट्स। सेल के अंदर भी सब यूनिट्स उन्होंने बना दिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 चीजें हैं, एक प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है, और एक सेल और उसके सब यूनिट्स बन जाते हैं। उसके अलावा क्या है? फाइनेंस की बात करें तो उसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, उसमें सब डिवाइड हो रहा है। फिर डेट कलेक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ये 2 इसमें डिवाइड हो गए। अगर हम लोग पर्सनल की बात करें, पर्सनल वाले की, तो पर्सनल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये का फर्म में, और एक रेम्यूनरेशन वाला पार्ट आएगा कि ये जो भी वर्कर्स का वर्क कर रहे हैं उनको रेम्यूनरेशन पे करना है। ठीक है, सो इस तरीके से चारों अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लेट्स सी, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन डेवलपिंग फंक्शनल specialization in each unit duly headed by an expert in the functional area। हर एक डिपार्टमेंट को एक एक्सपर्ट के अंडर, हेड के अंदर उसे हर एक एक्टिविटीज को रखा जाता है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट पर्सन उस पर वर्क करे और हर एक चीज को परफेक्टली उसको प्रेजेंट करे। दिस फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन within the department since all are fully familiar with the various activities involved। ये सब जिसमें हर एक पर्सन familiar हो वो सारी की सारी एक्टिविटीज से involved। ठीक है, however this type of structure is considered, इस तरह के स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं suitable for small and medium size organization। ये इस तरह का स्ट्रक्चर स्मॉल और मीडियम साइज के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इन लोगों के लिए है। इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात हो तो यूनिट्स बिकम्स टू अनडिवाइडली एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। तो ये कभी-कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं मैनेज करने के लिए, क्योंकि बिग फॉर्म्स होते हैं उनमें।
उसके बाद है डिविजनल स्ट्रक्चर। इन अदर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन द मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव मार्केट्स, ठीक है, इतने सारे डीलिंग विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, मतलब ये लार्ज फॉर्म होगा, इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारे मार्केट्स में का वर्क चल रहा है, उनके साथ मार्केट के साथ रिलेशन है। दिस डिविजनल स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड मोर सुटेबल, डिविजनल स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा सुटेबल रहता है। अंडर सच स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, entrusted within the all the activities related to the different products on different territories. Markets. Each divisional head is required to look after the function. हर एक डिविजनल हेड उसकी अपनी एक्टिविटी पे, उनके डिपार्टमेंट पे वो वर्क करे, उनके फंक्शंस पे वर्क करे रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और मार्केट टेरिटरी। डिविजनल स्ट्रक्चर देखते हुए सी, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके बाद अंदर हेड हैंगे, पर्सनल है, ऑटोमोबाइल है, फाइनेंस, रेफ्रिजरेटर्स, मार्केटिंग, जनरेटर्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। अब इसमें इन डिटेल हम लोग देखते हैं, जैसे कि पर्सनल है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, पर्सनल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इस तरीके से इन्होंने ये वाला पार्ट, वो ऑटोमोबाइल वाला यहाँ पे पार्ट डिवाइड किया, और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स में इन्होंने इस पर्सनल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग इसको डिवाइड किया। लेट्स सी इन डिटेल, maybe it is not viewable, ठीक है। सो इस तरीके से अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर मोस्ट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ग्रुप, ज्यादातर एक्टिविटीज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। कैन बी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इजीली असर्टेन, इन सभी को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। मोरेओवर इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द डिविजनल मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू टेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड रिजॉल्व ऑल द शॉर्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स विदाउट मच डिफिकल्टी, किसी ज्यादा डिफिकल्टी के बिना वो सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके। हाउएवर दिस स्ट्रक्चर इज एक्सपेंसिव, भले ही ये स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव होता है एंड गिव्स राइज टू द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स के डुप्लीकेशन को भी बढ़ाता है, ठीक है, राइज करता है। सो दिस इज divisional structure. Let's see 11.11 formal and informal organization. Formal organization refers to the official establishment pattern of relationship among departments, divisions and individuals to achieve well-defined goals and consequently designed structure of role. एक formal organization है, ठीक है, जो क्या रिफर करता है, ऑफिशियली एस्टैब्लिशमेंट पैटर्न्स होती है, ठीक है, अमंग द डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स, इंडिविजुअल्स टू अचीव द वेल डिफाइंड गोल, एक वेल डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए होता है, ठीक है, डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ रोल। इन अदर वर्ड्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली स्पेल्स व्हाट अ पर्सन हैज टू डू। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये क्लियर होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना है, ठीक है, व्हाट he has to do, from who he has to take orders and what rules and policies procedure are to be followed, किसके पास से उसे orders लेने हैं and rules and regulations और work को procedures को follow करना है, ये सब उसको clear होता है। Thus it is a system of well defined job, each bearing a defective measures of authority, responsibility, accountability. This promotes order and facilitates planning and controlling function. इसकी वजह से क्या होगा, planning और controlling function smooth रहेगा। अब एक informal organization होता है, on the other hand, refers to the relationship between individuals, ठीक है, in the organization based on a personal attitudes, जैसे कि likes, dislikes, originates to meet their social and emotional needs, social और emotional needs को fulfill करने के लिए develop spontaneously, ये जनरली स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, ये जनरली ग्रुप्स इसलिए बनते हैं कि टू फुलफिल द सोशल एंड इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को क्लियरिफाई करने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल
in the work situation and supplementary to the formal organization as it is serve the needs not satisfied by the formal organization. Generally formal organization में needs satisfy नहीं होती है. The formal organization does not provide opportunities to members to exchange personal views. अपने पर्सनल व्यूज को चेंज करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करता है, डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करता है मेंबर्स को कि वो पर्सनल व्यूज को चेंज करे, एक्सपीरियंसेस एंड सो दे इंटरैक्ट इनफॉर्मली, उसकी वजह से वो लोग इनफॉर्मली इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, फुलफिल सच इंटरेस्ट, और उन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो इनफॉर्मली मिलते हैं एंड नीड्स. In fact, informal organization comes into being because of limitation. Informal organization कब create होता है, ठीक है, कि जब भी limitations हो of the formal structure में कुछ limitations होने के कारण both are interlinked, ठीक है, वो एक दूसरे से interlinked है. However, they differ in respect of their origin, purpose, structure, authority, channels of communication and behavior of member. ये इन सारी चीजों के ऊपर based होता है. Let's see the difference between formal organization and informal organization. It is created by the top management. ये generally top management बनाते हैं formal organization, और informal organization है वो कैसे create होता है? Is not created by top management. It arises out of the natural desire of a people to associate. ठीक है? People's के natural desires एसोसिएट करता है. इट इज क्रिएटेड टू गेट द जॉब्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए ये बनता है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इन अ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर, और इस सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट होता है. इट इज फॉर्म टू सेटिस्फाई दोस नीड्स ऑफ अ मेंबर्स के नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनता है, व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जो नीड्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नीड्स फुलफिल ना हो पाए वो इनफॉर्मली फुलफिल होती है. इट इज मैनेज्ड बाय द ऑफिशियली अपॉइंटेड मैनेजर्स. ये जनरली मैनेजर इसको जो ऑफिशियली अपॉइंट किए हुए मैनेजर्स हैं वो इसे मैनेज करते हैं. और इसमें कौन, इसको इनफॉर्मल ग्रुप सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो इनफॉर्मली सिलेक्ट होते हैं. वन एज द लीडर, और एक उसमें से लीडर होता है टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर, और उनके ग्रुप मेंबर्स का इंटरेस्ट संभालने के लिए, उनके हित में बोलने के लिए एक लीडर भी होता है. ठीक है, लेट्स कम to manager of the formal organization have a formal authority. अब formal organization के manager को formal authorities होती है, और बल्कि authority of a leader of an informal or group depends upon the combined support of the group. वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा informal में? उनके group के combined support पे. Formal organization is a permanent and stable. Formal organization permanent होता है और stable रहता है. Informal organization कैसा होता है? Temporary basis होता है. ठीक है, अभी बना और कल सुबह वो डिसॉल्व भी हो सकता है. It changes its size, ठीक है, इसकी साइज चेंज होती रहती है, लोग कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. मेंबरशिप फ्रॉम द टाइम टू टाइम, इसमें टाइम टू टाइम लोग आते रहते हैं, कम होते हैं, बढ़ते रहते हैं. ठीक है, ये स्टेबल ही रहता है, इसमें लिमिटेड लोग ही रहते हैं. ठीक है, और परमानेंट बेसिस पे ही जनरली देखने मिलते हैं. So this is was the difference between formal and informal organization.